हेलो एवरीवन और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम लोग देखेंगे अपने न्यूज़पेपर में कि कौन-कौन से महत्वपूर्ण मुद्दे आज दिए गए हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिहाज से ना काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप सभी जानते हैं आज है 4 नवंबर, ठीक है? 2025 और कौन-कौन सा हम लोग जो है ना मुद्दे को देखेंगे, उस पे हम लोग पहले डिस्कस कर देते हैं और यहाँ पे समरी बता देते हैं आपको। आज हम लोग देखेंगे दिल्ली में जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन, उस पे बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे लोकसभा के जो अपोजिशन लीडर होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे, 2 मुद्दा। फिर हम लोग बात करेंगे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बारे में। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, 3 मुद्दा हो गया। और एक और हम लोग बात करेंगे, आप लोग स्क्रीन पे रहिए, थोड़ा-सा हमारा टेक्निकल फॉल्ट हो रहा है। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग थे दिल्ली को लेकर क्या-क्या आज हम लोग देखने वाले हैं। एयर पॉल्यूशन पे बात करेंगे। फिर जो राहुल गांधी हैं, लोकसभा के जो लोकसभा के अपोजिशन लीडर है ना, उन पे बात करेंगे। फिर बात करेंगे हम लोग केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के बारे में। केंद्रीय, ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रक बोर्ड के बारे में बात करेंगे। फिर हम लोग बात करेंगे एआईक्यू के बारे में, एयर क्वालिटी इंडेक्स। अगर 300 से अधिक होता है ना, तो वहाँ की जो स्थिति है ना, काफ़ी भयावह हो जाता है। वहाँ पर सांस लेने में काफ़ी मशक्कत करना पड़ता है। ये मुद्दे पे बात करेंगे। नेक्स्ट क्या रहेगा? नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर। बांग्लादेश, क्या इशू चल रहा है? ठीक है? इस पे बात करेंगे कि बांग्लादेश में ना 2017 में एक समझौता किया था अडानी समूह से। किससे? अडानी समूह। और अडानी समूह से। उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा? और जो वर्तमान गवर्नमेंट है, कहाँ पे? बांग्लादेश में, वो क्या कह रहे हैं इस समझौतों को लेकर? ये समझेंगे हम लोग। फिर हम लोग आगे क्या देखेंगे कि भारत के कौन-कौन सा राज्य, भारत का कौन-कौन सा राज्य जो है ना, वो बांग्लादेश बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, उसको देखेंगे। और ये देखेंगे कि बांग्लादेश और भारत के बीच में जो संबंध है ना, कुछ तनावपूर्ण और काफी मजबूत भी देखे गए थे। उस पे बातचीत करेंगे हम लोग, क्योंकि यहां से मेंस में, आपका प्रीलिम्स में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है बांग्लादेश को लेकर। फिर बात करेंगे आज हम लोग बात करेंगे सुशासन को लेकर। सुशासन, ठीक है। फिर बात करेंगे हम लोग न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इस पे बात करेंगे। फिर न्यू पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो विचारधारा है या कॉन्सेप्ट है, इस पे बात करेंगे। सरकार ने इस विचारधारा को लागू करने के लिए कौन कौन सा कदम सरकार ने उठाया है, और इसका इवेल्युएट कैसे करेंगे, मूल्यांकन कैसे करेंगे, उस पे बातचीत करेंगे। साथ ही हम लोग ये बात करेंगे ना कि जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, वो चर्चा में क्यों आ गया है, ठीक है। और यहां से मेंस में बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलता है। और ये आपका जो है ना, ये है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या हिंदी में इसको बोलेंगे हम लोग नव लोक प्रशासन, ठीक है। ये हो गया। या इंग्लिश में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसी को बोलेंगे हम लोग न्यू पब्लिक न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इस विचारधारा को समझेंगे, इसका मतलब क्या होता है, क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और
ये चर्चा में क्यों चल रहा है, ये चीज को हम लोग देखेंगे। फिर मेंस में आपका कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है सुशासन को लेकर, वो समझेंगे, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपके सिलेबस का पार्ट रहता है मेंस में, ठीक है। तो आपको ये सब क्वेश्चन को देख के जाना ही होगा अगर आपको मेंस क्वालिफाई करना है तो। और उसी का इंग्लिश वर्जन हम लोग देखेंगे कि गुड गवर्नेंस से आप क्या समझते हो। ठीक है, और इसका इवेल्युएट कैसे होता है वो समझेंगे हम लोग। इवेल्युएट जो हमारे इंग्लिश भाई लोग हैं उनके लिए ये इंग्लिश वर्जन का जो है ना मटेरियल को रेडी कर दिया गया है। फिर हम लोग देखेंगे डिजिटल अरेस्ट से आप क्या समझते हो। डिजिटल अरेस्ट से आप क्या समझते हो। सुप्रीम कोर्ट क्यों चिंता है, आप देखो ना सुप्रीम कोर्ट जो है ना इस मुद्दे को लेकर काफी कंसर्न है, काफी चिंतित है। क्यों चिंतित है वो समझेंगे हम लोग। क्यों चिंतित है वो समझेंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने जो इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी है जैसे साइबर सिक्योरिटी को लेकर या होम मिनिस्ट्री को लेकर, क्या उनको आदेश दिया गया है, क्या निर्देश दिया गया है, वो चीज को देखेंगे। क्योंकि क्योंकि मेंस में आपका यहां से प्रश्न आना कंफर्म हो गया है। अब देखो ना जितना भी पीआईबी है, जितना भी गवर्नमेंट चैनल है, संसद टीवी है, ठीक है, डीडी न्यूज है, द हिंदू है, मतलब ये द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, सब में डिजिटल अरेस्ट के बारे में बातचीत हो रहा है। आपको हम बता दें कि ये डिजिटल अरेस्ट में जो लोग सबसे ज्यादा पीड़ित हैं वो है वरिष्ठ नागरिक जो 60 प्लस हो गए हैं, जो पढ़े लिखे हैं। ऐसा नहीं कि वो आपके और हमारी तरह जो है अनजान है इन मुद्दों को लेकर। वो पढ़े लिखे हैं और अच्छी खासी पोस्ट में है। अब देखो ना जज, रिटायर्ड जज को जो है ना डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से पैसा ठग लिया गया है। ये बोल के पता क्या बोला जाता है उनको कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है या हाई कोर्ट का ऑर्डर है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है या हाई कोर्ट का ऑर्डर है आपके खिलाफ कि आपको अरेस्ट किया जाए। क्यों किया जाए, क्योंकि आपका जो पार्सल है, पार्सल कह लीजिए या आप आधार कार्ड कह लीजिए या सिम कह लीजिए, इन चीजों का इस्तेमाल इलीगल एक्टिविटी के लिए हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ने आपको अरेस्ट करने का आदेश दिया है। ऐसा एक जो ना फेक डॉक्यूमेंट बना के आपको दिया जाएगा और जो वरिष्ठ नागरिक है ना उस चीज को सच मान लेते हैं। ठीक है, तो उस पर बातचीत करेंगे हम लोग। डिजिटल अरेस्ट कहते किसको है, उसका क्या डेफिनेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल जो मामला है उस पर काफी गंभीर है, उसको देखेंगे हम लोग। और इंग्लिश भाई के लिए यहाँ पे ये जो है ना तैयार कर दिया गया है कि डिजिटल अरेस्ट जो होता है ना वो है क्या, चर्चा में क्यों है, और सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर काफी कंसर्न क्यों है। आपको पता है 3000 करोड़, ये डाटा देख रहे हैं, 3000 करोड़ का उगाही किया जा चुका है डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है ना काफी चिंतित है और जो इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी है ना उनको बोला गया है कि भैया आप लोग जो है ना थोड़ा सा गंभीरता से लीजिए इस मामले को, ये बहुत बड़ा जो है ना मसला बनते जा रहा है। वो चीज को देखेंगे हम लोग। चलिए, तो अब आते हैं हम लोग अपने मुद्दे पे और इसको अच्छे से कवर करते हैं ताकि आपका मेंस, आपका प्रीलिम्स सब कुछ तैयारी होता चला जाए। यहां पर आइए, ये है लोकसभा के ऑपोजिशन लीडर श्री राहुल गांधी। लोकसभा के क्या है, ऑपोजिशन लीडर। इस पे बातचीत करेंगे। सबसे पहले करेंगे ये इन्होंने कहा क्या है। जो वायु पॉल्यूशन है ना, दिल्ली में जो एयर पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन वो काफी जो है ना राजनीति मुद्दा बनता जा रहा है। जो वर्तमान सरकार है वहां पे एनडीए की, उन पे ये आरोप लगा रहे ना कि आप बहानाबाजी मत कीजिए, आप बहाना मत बनाइए। हमें जो वहां पे जो वहां की जनता है उनको स्वच्छ हवा कैसे मिले उस पर काम कीजिए। ठीक है, तो आइए हम लोग यहां पर बातचीत करेंगे। और यहां पे एक संस्था जो है ना काफी न्यूज में आ रहा है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उसको देखेंगे हम लोग। देखिए, सबसे पहला जो है ना यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है।
यहां पर लिखते हैं। यूपीएससी में पूछा गया है क्या कि ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, केंद्रीय प्रदूषण, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इसका स्थापना कब हुआ है? तो 1974 में। किस एक्ट के द्वारा हुआ है, इसको भी याद रखिएगा, किस एक्ट के द्वारा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया आपका। ये जो है ना, अब देखिए, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण जो अधिनियम है ना 1974 वाला, उसके द्वारा जो है ना इसको बनाया गया है, सीपीसीबी को। और चर्चा में आ गया है ना, यही क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या नहीं है? तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? नहीं है। कब बना था? 1974 में। यही क्वेश्चन आपका यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में बहुत बार रिपीट हुआ है। ये हो गया। और इसमें अमेंडमेंट भी किया गया है, आप देखोगे ना बाद में, जो वायु अधिनियम है 1981 और पर्यावरण संरक्षण जो अधिनियम है 1986, इसके तहत भी ना इनको कई अधिकार दिए गए हैं कि आप जो है ना पर्यावरण से निपटिए। ये हो गया। अब आइए लोकसभा के जो नेता प्रतिपक्ष है ना, उनके बारे में बात करते हैं। इसको मिटा दें हम लोग ताकि स्पेस बनेगा हमारे पास लिखने के लिए। ठीक है, ऑल गुड। आगे चलते हैं हम लोग अब बात करेंगे लोकसभा। लोकसभा जो नेता प्रतिपक्ष होते हैं ना, उसको लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। नेता प्रतिपक्ष कि अगर आपको लोकसभा में अपोजिशन लीडर बनना है तो क्या क्राइटेरिया होता है, उसके बारे में बातचीत करेंगे, क्योंकि यूपीएससी ने यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर जो टोटल सीट होता है ना लोकसभा का, मान लीजिए कितना है, भी 543 सीट है और 2 एंग्लो इंडियन वाला था तो 545 हो गया था ना। तो 543 का 10% कितना होता है? लगभग 54 मान लीजिए। तो अगर जो पार्टी, जो राजनीतिक दल कम से कम 54 सीट लेकर आ गए, तो उस पार्टी के नेता को जो है ना अपोजिशन लीडर बनाया जाता है। तो यहाँ पे कांग्रेस ने उतना सीट मिनिमम लेके आया था, इसलिए इनको जो ना अपोजिशन लीडर बनाया गया था। और यही चीज स्टेटमेंट बना के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। आपको यकीन नहीं होता है ना, आप यूपीपीसीएस का क्वेश्चन जाकर देखिएगा, क्वालिटी वाला, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का देखिएगा, और यूपीएससी का तो देखते करते हैं आप लोग, वहां पर आपको ये सब क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे एयर पॉल्यूशन के बारे में, ठीक है, क्योंकि एयर पॉल्यूशन को लेकर यूपीपीसीएस का मेंस जो है ना, और हमारी जो यूपीएससी है उसमें जो है ना मेंस का क्वेश्चन पूछा गया है। आइए देखते हैं कि वायु प्रदूषण से आप क्या समझते हो। वायु जो प्रदूषण है ना, वायु प्रदूषण से आप क्या समझते हो, और जो दिल्ली सरकार है ना, उससे निपटने के लिए, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए कौन कौन सा कदम को उठाया है। तो आपको बता दें, जो फ्रेश वायु होता है और उसमें अवांछित जो गैस आ जाते हैं या डस्ट वगैरह आ जाता है ना, उसको वायु प्रदूषण कहते हैं। जो अवांछित चीज अगर वायु में घुल गया तो वही वायु प्रदूषण हो गया। और सरकार ने कौन कौन सा कदम उठाया है, तो कदम को लेकर कुछ नहीं, फ्लो चार्ट बनाइएगा, 2-3 पॉइंट यहाँ पे कम से कम मेंशन कर दीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ना आपके पास उतना समय नहीं होगा कि आप आराम से चीजों को डील करो, आराम से लिखो। अगर आप आराम से लिखने जाओगे ना, तो 20 क्वेश्चन में मात्र 5 से 7 ही क्वेश्चन बना पाओगे, 13 क्वेश्चन आप ऐसे ब्लैंक करके आ जाओगे। तो आपको फटाफट करना है, ऐसे ही कदम उठाना है फ्लो चार्ट के माध्यम से, और वहां पे लिख देना है इवेन ऑड के बारे में। फिर आर्टिफिशियल रेन, अभी न्यूज में चल रहा है ना आर्टिफिशियल रेन, उसके बारे में चर्चा कर दीजिए। जागरूकता, ठीक है। फिर आप वहां पर देखो एयर क्वालिटी इंडेक्स को वहां पे जारी किया गया है, ठीक है। तो ये सब कदम हैं जो वायु प्रदूषण से निपटने के लिए किया गया है, ठीक है। एक और पॉइंट है यहाँ पे AQI, ये क्या है AQI? एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बात कर ले। आपसे इंटरव्यू में पूछ सकता है, जो बोर्ड मेंबर होते हैं ना, वो पूछेंगे, अच्छा ये बताइए, मान लीजिए आप दिल्ली का वासी हैं और आपको इंटरव्यू देने का मौका मिल गया, तो आपसे यही पूछा जाएगा कि दिल्ली में जो मेन प्रॉब्लम है ना, कंसर्न है, वो क्या है। तो आप क्या बोलोगे फटाक से? एयर पॉल्यूशन। क्या बोलोगे आप बोलोगे एयर पॉल्यूशन, ठीक है। एग्जामिनर हो जाएंगे खुश आपके जवाब से।
फिर पूछा जाएगा यहाँ पे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, जो काफी चर्चा में रहता है। तो आपको बताना है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है ना, वायु का निगरानी करता है कि वायु का जो स्टैंडर्ड है वो सही है कि नहीं। आप यहाँ पर देखो ना, अगर AQI 300 से अधिक डाटा शो कर रहा है इंडेक्स में, तो वहां की स्थिति जो है ना काफी खराब हो जाएगी। इस चीज को समझ के रखिएगा। बस इतना इंपॉर्टेंट था जो हमने इस टॉपिक पे कवर किया। अब आइए हम लोग बांग्लादेश पे बात करते हैं। बांग्लादेश अभी चर्चा में क्यों आ गया? बांग्लादेश चर्चा में इसलिए आ गया ना, क्योंकि 2017 में एक समझौता हुआ था, जब वहां पे शेख हसीना प्रधानमंत्री थी। शेख हसीना जो कि अभी भारत में है, उनको शरण दिया गया है। शेख हसीना वहां की प्रधानमंत्री थी। तो जो भारत का जो कंपनी है, क्या नाम है, अडानी समूह, अडानी जो ग्रुप है, उनसे समझौता किया गया था। किस चीज को लेकर? बिजली को लेकर। क्या मुद्दा था? बिजली को लेकर। तो अब जो है ना, यहाँ पे जो बांग्लादेश सरकार है वो कह रही हम रिव्यू करेंगे, हम समीक्षा करेंगे इस समझौता का, और उसमें अगर भ्रष्टाचार देखने को मिला तो हम इस समझौता को कैंसिल करने से संकोच भी नहीं करेंगे। यही मुद्दा यहां पर है अभी। कुल मिलाकर जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ोगे ना, तो आपसे पूछता है कि बांग्लादेश भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, ये क्वेश्चन पूछता है आपका। अब जाके देखिएगा यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यूपी पीसीएस का देखिएगा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का, उत्तराखंड पीसीएस का, सब में ये क्वेश्चन जो है ना रिपीट किया हुआ मिलेगा। यहाँ के हाल के वर्षों में भी जो एग्जाम हुए है ना, उसमें बांग्लादेश को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक ये एंगल हो गया। तो यहाँ पर आपके लिए यहाँ पे पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, असम, ये 5 जो राज्य है ना भारत के, उसको ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर मैप में देख लीजिए, यहाँ पर देखिए वेस्ट बंगाल है ना, ये त्रिपुरा है ना, ये मिजोरम है ना, और देखिए यहाँ पे मेघालय है ना, और असम। ये जो 5 राज्य है ना, वो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। यहां तक क्लियर है कैसे टॉपिक को पढ़ना है पेपर में? अब देखिए यहाँ पे मेंस में क्या पूछेगा। मेंस में पूछेगा, चलिए इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, मिटार देते हैं, ताकि जगह बचे हमारे लिए लिखने का। प्रीलिम्स को देखें, मेंस को देखिए कैसे पूछेगा। मेंस को लेकर पूछेगा, हाल के वर्षों में भारत और बांग्लादेश के बीच में तनाव देखा गया, तो तनाव के पीछे क्या कारण है, उस पर चर्चा करें। तो आप ये चीज को बात करेंगे। आप एक ये मुद्दा हो गया बिजली को लेकर। फिर आप देखो वहां पे जो बांग्लादेश की जो घुसपैठी है, घुसपैठी, उसके बारे में बात करोगे आप देखोगे कि बांग्लादेश का जो अंतरिम गवर्नमेंट है अभी, मोहम्मद यूनिस, अंतरिम जो सरकार है वहां की, भारत के साथ जो ना उनका सही से तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। ये कारण हो गया। उसके बाद आप बात करोगे वहां पे चाइना का इन्फ्लुएंस ज्यादा है बांग्लादेश में, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बांग्लादेश में ज्यादा है भारत के खिलाफ। तो ये सब मुद्दे के बारे में आपको चर्चा करना है। तो सरकार ने बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए कौन कौन सा कदम उठाया है, तो आपको बता दें कि भारत जो है ना काफी सहायता प्रदान करता है। जैसे कि फर्स्ट नेबर पॉलिसी के तहत जो है ना, यहाँ पे बांग्लादेश को प्रायोरिटी दिया जाता है। उसके बाद रोड कनेक्टिविटी के बारे में आपको चर्चा करना है, पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी के बारे में चर्चा करना है। बांग्लादेश के लोगों को यहाँ पे मेडिकल के लिए, टूरिस्ट के लिए वीजा प्रदान किया जाता है, उनको एजुकेशन एक्सेस भी यहाँ पर दिया जाता है। तो ये सब कदम के बारे में आपको चर्चा करना है, कुल मिलाकर यही सब चीजें। अब आइए हम लोग गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस के पहले हम लोग अगर डिस्कस करने से पहले सारे स्पेस को हम लोग जो है ना साफ कर देते हैं, ताकि हम लोग अच्छे से लिख पाए और आप अच्छे से इसको देख पाए। आज का जो एडिटोरियल जो पेज है ना, संपादकीय पेज, वो काफी महत्वपूर्ण है। आपके सिलेबस में आप देखोगे ना, मेंस का सिलेबस जाके देखिएगा, चाहे आप किसी भी कमीशन का तैयारी करते हैं, वहां पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर सिलेबस में
रहता है टॉपिक। और आप ब्यूरोक्रेट बनेंगे तो आप काम किसके लिए करेंगे? आप करोगे जनता की सेवा के लिए, जनता के कल्याण के लिए करोगे ना। तो अगर आप जनता का कल्याण चाहते हो तो आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, सुशासन के बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है। और बिहार को ध्यान में रखते हुए गुड गवर्नेंस जो है ना काफी न्यूज में या कह लीजिए चर्चा में चल रहा है। एक एक करके हम लोग समझते हैं कि सुशासन क्या है। हम लोग समझेंगे सुशासन किसको कहते हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। सरकार ने न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो कॉन्सेप्ट है उसको लागू करने के लिए कौन सा कदम उठाया है। अगर मान लीजिए भारत की बात करें ना, तो भारत की जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो अप्रोच है, अगर उसका इवेल्युएट करना है तो कौन सा डाटा को हम लोग को देखना होगा। तो वहां पर हम लोग बात करेंगे जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में आज देखेंगे हम लोग, भारत की क्या रैंकिंग है। फिर ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। फिर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे फूड सिक्योरिटी जो इंडेक्स है उसको लेकर बात करेंगे। और यहाँ पे भ्रष्टाचार, जो भ्रष्टाचार सूचकांक है उसके बारे में बातचीत करेंगे। अगर ये डाटा, अगर ये फैक्ट आपको याद है तो आप जो ना इवैल्यूएट में इसी फैक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? और हाँ, अगर ये सब वर्ड जो है ना आपको इस स्क्रीन पे अच्छे से नहीं दिख पा रहा है तो आप लोग चिंता ना करें, क्योंकि ये पीडीएफ को हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देते हैं। और जितना भी यहाँ पे हाईलाइट किया गया है ना उसको जरूर आप देखिएगा, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट बात इसी पॉइंट में लिखा होता है। जो पूरा आर्टिकल आप देख रहे हो ना, इसको पढ़िएगा तो आपको ये सब चीज समझ में आने लगेगा। सुशासन क्या है, भारत को सुशासन की क्या जरूरत है, भारत ने सुशासन को सुनिश्चित करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं, और अगर भारत के सुशासन का मूल्यांकन करना है ना तो कौन कौन सा डाटा को हमको ध्यान में रखना होगा, किस डाटा पे हम फोकस करेंगे, वो सब चीज आप सीख जाओगे। और न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो अप्रोच है या कॉन्सेप्ट है ना वो है क्या, चर्चा में क्यों आ गया है, विदेश में इसकी स्थिति क्या है, इसको किस देश ने अपनाया था, ये सब चीज आप सीख पाओगे। तो ये पीडीएफ चाहिए ना तो टेलीग्राम लिंक में आपको मिल जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कि जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना इसको मिटा देते हैं हम लोग, जगह नहीं बचता है हमारे लिए। हम लिखेंगे कहाँ पे? फिर आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो आप लोग लाइक नहीं करोगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, शेयर तो छोड़ ही दीजिए, वो तो करते ही नहीं है आप लोग। बस आप लोग अपने काम का चीज को देख लेंगे और आप लोग सोच लेते चलो हो गया आज का, कुछ नहीं करना। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि जो न्यू पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो है क्या, ये सिद्धांत है क्या। तो ये सिद्धांत जो है ना, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जो है ना न्यू पब्लिक जो अप्रोच है या न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो अप्रोच है ना, वो जो हमारे नागरिक हैं, कौन, जो हमारे सिटीजन हैं, उनको सेवाएं प्रदान करना है, इनको केंद्र में रखना है। अब जो भी कदम उठा रहे हैं ना तो आप नागरिक के कल्याण के लिए कदम उठाना होगा। आपको पब्लिक सेंट्रिक कदम उठाने होंगे। वही चीज कहता है नव लोक प्रबंधन, हिंदी में इसको यही कहेंगे। ठीक है कि आप जो भी नीति बना रहे हैं बहुत बढ़िया, कुछ भी बनाइए, लेकिन सेंटर में कौन होना चाहिए? सिटीजन होने चाहिए, आपके ग्राहक होने चाहिए। इसी को बोलते हैं न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जब डेफिनेशन पूछेगा आपसे या आप इससे क्या समझते हो तो आप वहां पे नागरिक को केंद्र में रखकर डेफिनेशन लिख दीजिएगा। यहां पर ये चीज लिखा हुआ है। फिर बात करेंगे हम लोग सुशासन, गुड गवर्नेंस, ये है क्या। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप लोग सुशासन पढ़ते ही होंगे। तो सुशासन एक ऐसा विचारधारा है ना, ठीक है, जो लोक सशक्तिकरण पे बल देता है। लोक सशक्तिकरण कहने का मतलब जो लोक की सेवाएं हैं, आप और हम मिलकर जो बनते हैं पब्लिक, उनकी सेवा करना ही जो है ना, या उनको सशक्त करना, उनको उनके अधिकार के बारे में बात करना, उनको वो सब सुविधाएं देना जो उनके लिए जरूरत है, उसी को लोक सशक्तिकरण कहा जाता है। अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें ना तो एडमिनिस्ट्रेशन जिनका अच्छा होगा, ठीक है, मान लीजिए प्रशासन अगर अच्छे से काम कर रही है कोई भी मुद्दे को लेकर, कोई भी समस्याओं को लेकर,
तो वहां पर लोक कल्याण जो है ना काफी ज्यादा हावी हो जाता है, और प्रशासन अच्छा, या शासन कह लीजिए, शासन अच्छा तभी होगा जब प्रशासन में बैठे लोग अच्छे होंगे। उनको उनको मूल्यों के बारे में पता होगा कि सुशासन क्या होता है, सुशासन में किन लोगों को केंद्र में रखा जाता है। अगर इस तरह का विचार उनको पता हुआ ना, तो हमारा शासन बहुत अच्छा होगा। और शासन तभी अच्छा होगा जब वो प्रशासन में बैठे लोग अच्छे से अपने कर्तव्य का, अपनी जवाबदेही को समझेंगे और करेंगे। ये डेफिनेशन हो गया। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, जो न्यू पब्लिक अप्रोच है या एडमिनिस्ट्रेशन है, इसके क्या डायमेंशन है, इसमें किन चीजों को रखा जाता है। यहाँ पर देखिए ना कि भारत में लोक प्रबंधन जो है ना, वो कल्याणकारी जो खर्च है उसको घटाया है। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जांपल देखिए कि जो रसोई गैस है उसमें सब्सिडी को कम किया गया है और कीमतें भी बढ़ रही हैं। तो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोच इस चीज को शामिल करता है। अब देखो, विकेंद्रीकरण को इसमें इंक्लूड किया गया है, चीजों को डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है। अब देखोगे, विनिवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है, विनिवेश, ठीक है, और निजी जो प्लेयर है ना उनकी भागीदारी को बढ़ाया जा रहा है। आपसे पूछेगा कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन सा डायमेंशन को शामिल किया जा रहा है ना, तो आप वहां पर विकेंद्रीकरण के बारे में चर्चा करेंगे, आप वहां पे विनिवेश के बारे में बातचीत करोगे, लिखोगे वहां पे, फिर आप लिखोगे निजी जो प्लेयर है ना उनकी भागीदारी के बारे में बात करोगे। बस ये सब चीज को वहां पर लिखना है। फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के बारे में भी चर्चा कर दीजिएगा। तो आपका न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो अप्रोच है ना, ये डायमेंशन है ना, वो आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब यहां पर देखेंगे कि सरकार ने सुशासन को सुनिश्चित करने के लिए कौन से कदम उठाए हैं। आपको स्मार्ट सिटी के बारे में बात करना है। क्या बात करना है यहाँ पे, ऐसे फ्लो चार्ट बनाइएगा और कौन से कदम उठाए हैं, तो स्मार्ट सिटी के बारे में बात कीजिएगा। आप कीजिएगा स्मार्ट विलेज के बारे में बात कीजिएगा, आप जनधन योजना के बारे में बात कीजिएगा, ठीक है। और आप आरटीआई एक्ट है ना 2000 वाला, कल जो हम लोग देखे थे 2005, उसको शामिल कीजिएगा। जो सिटीजन चार्टर है ना, सिटीजन चार्टर 1997 वाला, उसके बारे में लिख दीजिएगा। और भी कदम उठाए गए हैं। तो जब आपसे पूछेगा कि सुशासन को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कौन से कदम उठाए हैं, तो आप लोग घबराइएगा नहीं, ये सब पॉइंट को आपको लिखना है। आरटीआई के बारे में, सिटीजन चार्टर के बारे में, स्मार्ट विलेज, ओके। फिर आप देखो ई गवर्नेंस, ई एजुकेशन, ई कोर्ट, ई सुविधा, ई टिकटिंग, सारा चीज लिख दीजिएगा। अब बात करेंगे इवैल्यूएट कि जो भारत में जो शासन है, सुशासन है, वो कहां तक सफलता प्राप्त किया है, उसका इवैल्यूएट करिए। तो आप वहां पर दिखाइएगा कि भारत का जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, या भ्रष्टाचार को लेकर जो परसेप्शन इंडेक्स है, उसमें भारत की रैंकिंग क्या है। जैसे 130 है यहाँ पे, माफ कीजिएगा, एसडीआई 130 है, और 102 है यहाँ पे ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है। और भ्रष्टाचार को लेकर अगर बात करें तो 96 रैंक है भारत का। तो ये सब डाटा दिखाता है कि भारत में जो सुशासन है ना, वो कंप्लीट तरीके से लागू नहीं हो पाया है, और भारत की जो प्रयास है ना उसको धूमिल कर रहा है। ये चीज आपको लिखना है। आइए मेंस का क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देख लीजिए। आपसे पूछेगा न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लक्ष्य क्या है, या नव लोक प्रशासन से आप क्या समझते हैं। तो आपको बता दें यहाँ पे, वैल्यू बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो प्रशासन में जो लोग हैं उनको पता होना चाहिए एथिक्स क्या है, इक्विटी क्या है, रिस्पॉन्सिव जो है ना वो चीज होना चाहिए, उनमें उनमें ये मूल्य होना चाहिए, तब कहेंगे कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। साथ ही पीपल सेंट्रिक अप्रोच होना चाहिए। आप जो भी नीति बना रहे हो उसमें पब्लिक को ध्यान में रखिए, जो भी समस्याएं हैं, ठीक है, उसके प्रति संवेदनशील होना चाहिए, तब कहेंगे कि हाँ न्यू एडमिनिस्ट्रेशन देखने को यहाँ पर मिल रहा है। फिर सोशल जस्टिस के बारे में आपको बात करना है यहाँ पे, कि जो वंचित वर्ग हैं जिनको अभी तक लाभ नहीं मिला है उनको केंद्र में रखिए, तब जाके कहेंगे हम लोग कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लक्ष्य है ना वो प्राप्त हो रहा है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन के बारे में बात करना है, नए नए तरकीब आपको अपनाने होंगे ताकि जो वंचित वर्ग हैं, जो लाभुक हैं, उनको सही से उनका लाभ मिल सके। तो प्रशासनिक नवाचार को आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है। कुल मिलाकर जो मेंस का क्वेश्चन पूछेगा
कि सुशासन का अर्थ क्या है। सुशासन का अर्थ क्या है, तो यहां पर समझिए, या सुशासन से आप क्या समझते हो। तो ऐसा प्रशासन जो जनहितकारी, पारदर्शी पारदर्शी उत्तरदायी, भागीदारीपूर्ण और न्याय संगत हो, उसी को हम लोग कहेंगे सुशासन। आप लोग समझ पा रहे हैं। तो सरकार ने कौन कौन सा कदम उठाया, तो जो आपको बताया था ना, कदम लिखिएगा, फ्लो चार्ट बनाइएगा, एरो बना के यहाँ पे चीजों को डील कर देना। तो आप यहाँ पे आरटीआई के बारे में बात कर लेना, यहाँ पे जनधन योजना के बारे में बात कर लेना, डिजिटल इंडिया के बारे में बात कर देना, स्मार्ट सिटी के बारे में बात कर देना, स्मार्ट विलेज के बारे में लिख देना, यहाँ पे लोकपाल जो कानून है उसके बारे में लिख देना, डीबीटी के बारे में यहाँ पर लिख देना, और जितनी भी चीज बात की है, सिटीजन चार्टर हो गया, आरटीआई एक्ट हो गया, यही सब चीज जो है ना डायमेंशन को लिखते हुए सरकार ने कदम उठाया है। किसके लिए, सुशासन को सुनिश्चित करने के लिए। यहां तक समझ पा रहे हैं। अब देखिए, अगर पूछेगा कि मूल्यांकन कीजिए किसका, सुशासन का, तो मूल्यांकन में पता होना चाहिए ना कौन कौन सा डाटा लिखना है। तो आप वहां पर लिखिएगा कि सुशासन का मूल्यांकन, इवेल्युएट बोलते हैं उसको इंग्लिश में, पारदर्शिता, प्रभावशालिता और जन भागीदारी, न्याय की उपलब्धता, प्रशासनिक जवाबदेही के आधार पर किया जाता है। तो अगर ये सब चीज दिखेगा, पारदर्शी, ट्रांसपेरेंसी, प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस, जन भागीदारी, पब्लिक पार्टिसिपेशन, न्याय की उपलब्धता, सोशल जस्टिस और प्रशासनिक जवाबदेही, अगर ये सब चीज दिख रहा है शासन में, तो कहेंगे कि हमारा सुशासन बेहतर है। यहां पर आपको डाटा दिखाना है एचडीआई के बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। भारत का रैंकिंग क्या है 2025 में, 130 है। कितना है, 130 है। फिर आपको ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो है ना, ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो भारत का रैंक है ना, 102 है। ये डाटा लिख दीजिएगा। फिर आपसे पूछेगा कि जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है ना, वो भारत की रैंकिंग कितना है, 96। अगर आप इतना लिख दिए ना, एग्जामिनर खुश होकर आपको 10 में पता है कितना नंबर देगा, 7.5 या 8 नंबर देगा आपको, अगर ये सब डाटा का इस्तेमाल करेंगे तो। ठीक है, यहां तक आया समझ में। तो आप लोग लाइक कीजिएगा, आप लोग करते ही नहीं है। ये चीज को फिर लोगों तक पहुंचेगा कैसे, जब तक आप लोग का पार्टिसिपेशन नहीं होगा ना, हम कितना भी प्रयास कर लें, हम यहीं पर रह जाएंगे। चलिए, अब हम लोग देखेंगे गुड गवर्नेंस का अर्थ क्या होता है। तो गुड गवर्नेंस रेफर, और ये जो इंग्लिश में लिख दिया ना, इंग्लिश भाई के लिए लिख दिए जो जिनको इंग्लिश कंफर्टेबल लगता है, ठीक है, और उनको आइडिया होना चाहिए ना कि मेंस में कौन कौन सा पॉइंट लिखने होते हैं। तो गुड गवर्नेंस रेफर टू द एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, पार्टिसिपेटरी, इफिशिएंट एंड इक्विटेबल। ये सब जो है ना वर्ड को आप याद रखिएगा। जब भी आपको मेंस का मौका मिले और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको अच्छी अच्छी बातें लिखना है ना, तो वहां पर अकाउंटेबल, ट्रांसपेरेंट, पार्टिसिपेटरी, ये सब वर्ड को ध्यान में रखिएगा और इन्हीं वर्ड से आप अपने आंसर को लिखोगे। क्योंकि एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेगा जिसका आंसर आप एग्जाम हॉल में बैठ के तैयार करोगे। इस सरकार ने कौन कौन सा इनिशिएटिव लिया, कौन कौन सा कदम उठाया, तो आप देखो यहाँ पे स्टेप के बारे में, स्टेप लिखिएगा यहाँ पे, इंग्लिश भाई लोग के लिए बता दे रहे हैं। ऐसे फ्लो चार्ट बनाइएगा, एरो बनाइएगा यहाँ पे, और जितने भी आरटीआई के बारे में चर्चा कर देना है आपको, लोकपाल के बारे में चर्चा कर देना है, लोकपाल के बारे में, डीबीटी के बारे में चर्चा कर देना है, और जनधन योजना के बारे में, और डिजिटल इंडिया के बारे में। अगर आप ये सब चीज लिख देते हैं, आपका आंसर बहुत अच्छा माना जाएगा एग्जामिनर के दृष्टिकोण से। आ रही बात समझ में। चलिए, फिर ये चीज इंग्लिश में भी लिखा हुआ आपका कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वर्तमान में कितना है भारत का, 130। ग्लोबल हंगर इंडेक्स कितना है 2025 का, 102। ये डाटा देख रहे हैं ना। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का रैंकिंग 96, ये लेटेस्ट डाटा है। और आपको बता दे, ये जो आंसर तैयार किया गया है ना, वो एक्सपर्ट लोग जो सुझाव देते हैं ना किसी मुद्दे को लेकर, उनका सुझाव को शामिल किया गया है। तो आप लोग
प्लीज इसको इग्नोर मत कीजिएगा। सारे डेटा अपडेटेड है और इसको नोट करते जाइए अपने कॉपी पे और लिखते जाइए, तब लगेगा कि हाँ, आपका जो तैयारी है ना बेहतर हो रहा है। अब आ जाइए डिजिटल अरेस्ट के बारे में। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग जगह बना लेते हैं अपने लिए लिखने के लिए। मजा आ रहा है आप लोग को कि हम ऐसे ही बस बकवास किए जा रहे हैं? चलिए, तो यहाँ पर जो मेंस में क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो ये पूछेगा कि जो डिजिटल अरेस्ट है, डिजिटल अरेस्ट, उससे आप क्या समझते हो? और सुप्रीम कोर्ट क्यों इस मुद्दे को लेकर चिंतित है? बहुत चिंतित हैं। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट, आरबीआई के गवर्नर, जो इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी है ना, बहुत चिंतित है। बाप रे बाप, बहुत कंसर्न है इस मुद्दे को लेकर। क्यों? क्योंकि 3,000 करोड़ का उगाही किया जा चुका है। ये तो जो मामले चर्चा में आ गए हैं या रिपोर्ट किए गए ना, वो डाटा है। और कई ऐसे मामले हैं जिसको अभी तक रिपोर्ट भी नहीं किया गया है। आप समझ रहे ना कितना बड़ा जो हमारा जो थ्रेट है फाइनेंशियल को लेकर, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। 3,000 करोड़ का फ्रॉड हो चुका है। यहाँ पर ये चीज लिखा हुआ है कि डिजिटल अरेस्ट में जो तेजी से बढ़ रहा है ना साइबर अपराध, इससे जो जालसाज हैं। अब देखिए, ये जो डिजिटल अरेस्ट है होता क्या है, तो आपको जो है ना ऑनलाइन कॉल आएगा। ऑनलाइन क्या आएगा? कॉल आएगा, व्हाट्सएप में आएगा या वीडियो कॉलिंग आएगा, और आपको ये बताया जाएगा कि हम जो है ना सु, सुप्रीम कोर्ट के अधिकारी कह रहे हैं, या सुप्रीम कोर्ट के जज हैं हम, या हाई कोर्ट के जज हैं हम, और आपके खिलाफ यहाँ पे अरेस्ट करने का क्या किया गया है, नोटिस जारी किया गया। आपको अरेस्ट करना, तत्काल अरेस्ट करना है। क्यों? मेरी जो मान लीजिए सामने जो बैठे हुए हैं पार्टी, जो पीड़ित हैं, वो पूछेंगे क्यों? क्योंकि आपका जो सिम कार्ड है ना, या आधार कार्ड है ना, या आपका पार्सल है ना, वो इलीगल एक्टिविटी में पाया गया है, या उसमें संवेदनशील वस्तुएं देखी गई है, उसमें ड्रग्स पाया गया है, उसमें हथियार पाए गए हैं, जो मर्डर हुआ है ना, उसमें आपका आधार कार्ड का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे करके आपको डराया जाएगा। और जो पीड़ित होते हैं ना, वो होते हैं वरिष्ठ नागरिक, जो 60+ होते हैं। ऐसा अधिकतर मामला देखा गया। जो रिटायर वगैरह करते हैं ना, उनको टारगेट किया जाता है। और ये जो वीडियो कॉल कर रहे हैं ना, ये भारत में बैठ के नहीं कर रहे हैं। एक जगह है कंबोडिया में, मैंगो पार्क। जब हम एक्सपर्ट को सुन रहे थे ना, तो उन्होंने इस बात को चर्चा किया था कि मैंगो पार्क एक जगह है कंबोडिया में, वहां पे बहुत बड़ा नेक्सस है। वहां पे एक पूरा टीम काम करता है वहां पे कि इनको कैसे फंसाया जाए, इनसे कैसे पैसा उगाही किया जाए। आपको बता दें, आपका जो डेटा है ना, वो कहीं ना कहीं से लीक कर रहा है। क्यों? ऐसा एक्सपर्ट कह रहे हैं वो कि आपकी जो डाटा है ना, आप जैसे ऑनलाइन कुछ भी परचेज कर रहे हो ऑफर वाला, आप वहां पे अपना ईमेल आईडी, अपना फोन नंबर देते हो ना, तो डाटा तुरंत कहीं ना कहीं ट्रांसफर हो जा रहा है इन जगहों पे, और वहीं से बैठकर लोग जो है ना आपको ऑनलाइन कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो अपना डाटा किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा। अब वरिष्ठ नागरिक होते हैं तो उनको ज्यादा जानकारी होता नहीं है। ठीक है, उनको लगता है कि अब हमें कौन ही परेशान करेगा, अब आराम से लाइफ को एंजॉय करते हैं। लेकिन जो साइबर ठग है ना, वो एंजॉय करने नहीं देंगे। उनको पता है कि ये रिटायर हो गए हैं, उनके अकाउंट में पैसा आया होगा, पेंशन वाला होगा, या जो गवर्नमेंट देती है वो सब पैसा इनके अकाउंट में होगा। तो आपको टारगेट किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा। अभी मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। अभी ऑफर चला हुआ है कि आप परचेज करते हो ना, तो आपको प्याज जो है ना आ, सस्ते में मिला मिला जाएगा। तो आप क्या करते हो, उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हो, और अपना जो डेटा है, फ़ोन नंबर हो गया, उसके माध्यम से आप रजिस्टर हो जाते हो, और वो डाटा जो बनता है ना, उसको फॉरेन बेचा जा रहा है। क्लियर है? तो कोई भी ऑफर से या कोई भी लालच से बचिएगा। आप देखो ना, यहाँ पे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो आपका पैसा दुगना हो जाएगा। क्या आपको इतना भी पता नहीं है कि दुगना कैसे हो जाएगा? तो कहीं ना कहीं लालच सबसे बड़ा बड़ा रिस्पॉन्सिबल बन रहा है इस तरह के अपराध को बढ़ावा देने में।
वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको बता दें, एक बल्ब है, ठीक है? मार्केट में आपको बल्ब बेचा जाएगा। जो नॉर्मल बल्ब होता है ना, जो लगा होता है घर में, उस टाइप का। कि लीजिए ना, आपको ₹30 में आपको ये बल्ब मिल रहा है। तो आपको लगेगा अरे! इतना बढ़िया लाइट देने वाला बल्ब 30 में मिल रहा है, चलो ले लेते हैं। और आपको बता दें, उस बल्ब में कैमरा लगा होता है। आईओटी पे काम करता है, इंटरनेट ऑफ थिंग पे काम करता है। आप जब बल्ब को 4-5 क्वांटिटी में ले लोगे और हर कभी अपने हॉल में या डाइनिंग टेबल वाला जो रूम होता है वहाँ पे लगाओगे, तो कैमरा से आपकी एक्टिविटी पे क्या होता है, वो किया जाता है, नज़र रखा जाता है कि आपके घर में कितने लोग हैं, आप कब घर से बाहर निकलते हो, किस समय घर में कोई नहीं रहता है। ये सब डाटा जो है ना, साइबर जो अपराध करते हैं ना, उनके पास पहुँच रहा है और वो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। देखते हैं घर में एक बुजुर्ग भी है, ठीक है? और बुजुर्ग है, उनके पास पैसा होगा, उनका लाइफ़स्टाइल को देखते हैं, वहाँ पे स्टडी करते हैं, तो उनको टारगेट में लेने का कोशिश किया जाता है। ध्यान रखिएगा। और आपको बता दें यहाँ पे कि पूरा का पूरा नेक्सस चल रहा है यहाँ पे। आप ये मत सोचिए कि 1-2 लोग बैठ के यहाँ पे डिजिटल फ्रॉड कर रहे हैं, नहीं, बड़े-बड़े कंपनी जो है ना, बना हुआ है। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे ये वाला, कि सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल अरेस्ट को लेकर मामले को लेकर गंभीर चिंता जताई है। इसको चर्चा करना है और साइबर अपराध न्याय व्यवस्था में जनता का विश्वास कमज़ोर हो रहा है। क्योंकि अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का हम रेफ़र करेंगे कि हम वहाँ से बोल रहे हैं, अधिकारी हैं सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, तो आपका जो है ना, न्याय व्यवस्था पे विश्वास कम हो जाएगा। और 3000 का जो आप देख रहे हो बिज़नेस यहाँ पे, ठीक है? तो ये भी बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ है। कुल मिलाकर जो चीज़ हम लोग बात किए ना, वही यहाँ पर चीज़ लिखा हुआ है। इंग्लिश भाई के लिए भी यहाँ पर लिख दिया गया है, जो लोग इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं। ये तमाम जो है ना, हमने मुद्दे पे बात किया है। अगर आप लोग को पसंद आता है, तो आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ऐसे ही हम लोग चीज़ों को बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, ताकि आप लोग को सफलता बहुत जल्द मिल जाए। अभी आपका एग्ज़ाम कौन-कौन सा होने वाला है? आपका भी जो एग्ज़ाम होगा ना, वो होगा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 71 का मेंस का एग्ज़ाम होगा। अभी आप देख रहे हो ना, डीएसओ का रिज़ल्ट आया है, बीपीएससी का डीएसओ, उसका मेंस एग्ज़ाम होगा। आप देखो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होगा अभी, मेंस, यूपी पीसीएस 2025 का मेंस एग्ज़ाम होगा। और भी कई स्टेट पीसीएस है, उत्तराखंड पीसीएस का होगा, छत्तीसगढ़ पीसीएस का होगा, राजस्थान पीसीएस का होगा, मध्य प्रदेश पीसीएस का होगा और यूपीएससी 2026 का होगा। तो सब में इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग प्लीज़ यहाँ पे चीज़ों को अच्छे से पढ़िएगा, आसान तरीके से। आप बड़े-बड़े आर्टिकल पढ़ लिए, बड़े-बड़े बुक पढ़ लिए, लेकिन अगर आपको बोला जाए ना कि 1 पेज इस मुद्दे पर लिखो, तो आपके पसीने छूट जाएँगे, यकीन मानिए। तो जितना आप अभ्यास करोगे, उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, धन्यवाद।